हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन एंड एलपीजी पॉलिसी का थोड़ा हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन को अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन अगर हम सिंपल सी मीनिंग में अगर बात करें या फिर हम ऐसे बोलचाल की मीनिंग में बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। गवर्नमेंट क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। ये तो ऐसे हमने बोल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो क्या होता है कि कुछ जो मैनेजमेंट होता है या फिर जो ओनरशिप होती है, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट होता है या बिजनेस ओनरशिप होती है, उसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, प्राइवेट कर देती है। ठीक है, समझना इस बात को। हम डेफिनेशन में इसको कैसे लिखेंगे? इट रेफर्स टू द इन्वॉल्विंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। किसमें इन्वॉल्व हो गया? इन द ओनरशिप एंड बिजनेसेस ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। बिजनेसेस एंड ओनरशिप में क्या हुआ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो थे हमारे, उसमें क्या हो गया, प्राइवेट इन्वॉल्व हो गया। प्राइवेट को इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमें अपनी मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाना था, है ना। हमारे पास जो गुड्स बन रहे थे उनमें हमें ये देखना था कि किस गुड्स में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किस गुड में हमें पास ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस कमोडिटी में हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हम उस चीज को, किस सर्विस में हो रहा है, हमें उस चीज को ही ज्यादा प्रोड्यूस करना है। ज्यादा और ज्यादा जो जिसमें नहीं हो रहा प्रॉफिट, उसको प्रोड्यूस नहीं करना है। इसलिए प्राइवेट का यहाँ पर इंटर्नशिप यहाँ पर जरूरी थी। ठीक है, बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन क्यों की। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने का कुछ रीजन होता है ना। हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन में कि लिबरलाइजेशन करने के लिए क्या रीजंस थे और लिबरलाइजेशन से क्या क्या हुआ, पढ़ा था ना। तो वैसे ही लिबरलाइजेशन से ही थोड़ा जुड़ा हुआ है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कुछ कुछ उसमें जो पॉइंट्स है ना उससे सिमिलर है। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो अलग ही है। तो सबसे पहले सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जितनी भी हमारे पास जो बिजनेस सेक्टर, जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। जैसे कि बहुत सी थी हमारे पास, 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जिनमें से सिर्फ एंड में 2010 में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 बचती हैं। वो कौन सी? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। बाकी सारी को क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, एंटरप्राइजेस इज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक होता है। क्या होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक होता है। अब जब प्राइवेट प्लस पब्लिक होगा तो यहाँ पर दोनों को पॉलिसीज बनाने का मौका मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पब्लिक की सारी पॉलिसीज बनाएगी। पहले तो यही हो रहा था ना, पब्लिक सारी पॉलिसीज बना रही थी। अब क्या होगा, अब प्राइवेट भी पॉलिसी बनाने की काबिल बन चुकी है। ठीक है ना, प्राइवेट भी पॉलिसीज बनाएगी और पब्लिक उसको मानेगी, गवर्नमेंट उसको मानेगी। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का अगर हम सीधा सीधा मीनिंग बोले तो गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल्स के कुछ शेयर्स, पूरे नहीं कुछ शेयर्स, किसको दे दिए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिए? प्राइवेट सेक्टर को इसलिए दिए जिससे कि उनका जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्योंकि मार्केट कैसे रोल निभाती है, मार्केट हमारा पूरा जितना भी टेक्निकल रोल होता है उसका, डिमांड और सप्लाई का जो मार्केट फोर्सेस होती हैं उसको देखकर वो रोल करती है मार्केट में। इसलिए उसके कुछ शेयर्स उसने किसको दे दिए, प्राइवेट को दे दिए। प्राइवेट को देने से उससे क्या होगा, जो उसका फिस्कल डेफिसिट था उसको भी मैनेज कर लिया गया। अगर हम बोले तो रेमेडियल मेजर टू इंप्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड मैनेज फिस्कल डेफिसिट, कि जो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट एफिशिएंसी होती है उसको मैनेज करने के लिए उसने कुछ कैपिटल
अपने कैपिटल जो शेयर था जो कैपिटल का वो किसको दे दिया, प्राइवेट को दे दिया। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या थी, डिसइन्वेस्टमेंट। चौथी क्या है हमारे पास, नवरत्न। नवरत्न का मतलब होता है 9 जेम्स। नवरत्न का मतलब होता है हमारे पास 9 जेम्स। ठीक है, 9 जेम्स, हमारे इंडिया के 9 जेम्स हैं। ठीक है, 9 जेम्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर 9 जेम्स में देखा जाए तो 9 इंडस्ट्रीज है हमारे पास, 9 पीएसयूज हैं जो आज भी हमारे इंडिया में सेटअप है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आईपीसीएल हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, एनटीपीसी हो गया, पीसीएल हो गया। ठीक है, उसके बाद आईपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया। तो ये सारे 9 थे, 9 नवरत्न थे। इसको गवर्नमेंट ने क्या करा कि जब हमारी जो पॉलिसी थी, जो जब 5 ईयर प्लान की पॉलिसीज बन रही थी, उस वक्त तक ये 9 जो थे नवरत्न ये बढ़कर हो गए 14। ठीक है, मतलब कि और इसमें ऐड होते गए। ठीक है, जैसे पहले बीएसएनएल था तो अब वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, अब वो उसमें और ऐड हो गए, जैसे कि एमटीएनएल आ गया। ठीक है, बहुत सारे आ गए। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट उसमें कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रही थी, उसके पास 9 रत्न थे तो अब ज्यादा हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन के जरिए उसने महारत्न और मिनी रत्न बना दिए। अब ये महारत्न और मिनी रत्न क्या है, महारत्न वो इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम देखें तो 68 इंडस्ट्रीज आती हैं महारत्न के अंदर, अभी जिसको गवर्नमेंट ने अवार्ड करा है, जिसमें क्या रखेगी गवर्नमेंट, वो इंडस्ट्रीज रखेगी जो इंडस्ट्रीज मार्केट में बहुत ज्यादा हाई लेवल कर रही हो, मतलब कि जिनका प्रोडक्शन अच्छा हो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी अच्छी हो, जिनका मैनेजमेंट एफिशिएंसी अच्छी हो, वो किस में आएंगी, हमारी महारत्न में आएंगी। तो महारत्न में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो 9 रत्न थी, मतलब कि जो 9 जेम्स थी नवरत्न, वो महारत्न में इंक्लूड है, और भी उसमें बहुत सारी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अभी बात आती है मिनी रत्न की। मिनी रत्न कौन सी कंपनीज है, मिनी रत्न वो कंपनी है जिन्होंने अभी एफिशिएंसी नहीं दिखाई मार्केट में। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिनी रत्न में जो कंपनीज आएंगी, वो कंपनीज आएंगी जिनको ज्यादा गवर्नमेंट क्या है, महत्व नहीं देगी। महत्व देगी, प्रोडक्शन सब करने में महत्व देगी, लेकिन वो मार्केट एफिशिएंसी को उतना छू नहीं पाई, इसी वजह से उनको मिनी रत्न में डाला गया। अब इन कैटेगराइजेशन करने का क्या गवर्नमेंट का फोकस था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में ये दो कैटेगराइजेशन करने का क्या फोकस था, देखो सबसे पहला तो कि हम जब मार्केट पढ़ते हैं तो मार्केट में हमारे पास होता है कंपटीशन। उसी कंपटीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज सोची कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब जब हमने प्राइवेट का इन्वॉल्वेशन कर दिया तो प्राइवेट अब इस पे क्या करेगी, देखेगी कौन सी मिनी रत्न हमारे ज्यादा पावरफुल है कि हमारे महारत्न है। तब देखा गया कि जो महारत्न हैं वो ज्यादा हमारे एफिशिएंट हैं और मिनी रत्न हैं उनसे कम एफिशिएंट हैं, इसलिए जो मिनी रत्न हैं उनको इसलिए रखा गया कैटेगरी में, जिससे कि उनमें से कोई इंडस्ट्री आकर अच्छी एफिशिएंसी दिखाए तो वो जाकर किसमें इंक्लूड हो जाए, महारत्न में हो जाए। मतलब एक कॉम्पिटिशन टाइप चलने लगा। इसी वजह से कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने महारत्न और मिनी रत्न का इन्वेंशन की। ठीक है, मतलब इन दो वर्ड्स की इन्वेंशन की। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, नवरत्न। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन पार्ट। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन पार्ट, जिसमें हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो अगला आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन के क्या है, पेरेंट्स हैं। मतलब कि जो लिबरलाइजेशन है और जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी वजह से ही हमारा ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। ठीक है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसको आप अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, it refers to increasing openness, growing economic independence and deepening economic integration in the world economy। अब यहां पर बात आ जाती है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी की। वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब मैक्रो लेवल पर। मैक्रो लेवल पर हमारी इंडिया की इकोनॉमी क्या करेगी, ट्रांजिशन करेगी, उनसे बिजनेसेस करेगी और उनके साथ जो भी लेन देन होगा, जो भी उतार चढ़ाव होंगे, वो सब कुछ उसमें शेयर करेगी। ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग ओपननेस,
जितने भी इंडिया की इकोनॉमी के जो जरिए हैं, वेज हैं हमारे, वो सब खुल चुके हैं। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए और साथ ही साथ प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो हमारी दबी हुई थी पहले प्रायर टू 1991 की, वो अब खत्म कर दी गई। जो हमारा फीरा एक्ट बना था, उस फीरा एक्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। अब क्या होता था? अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू हो गया। डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी उतार चढ़ाव आएंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडिया भी उसमें एक भागीदार होगा। पहले इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया अपनी अलग इकोनॉमी बना रहा था, लेकिन अब इंडिया भी कुछ कुछ चीजें शेयर करेगा। किससे? वर्ल्ड इकोनॉमी से। बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज थी। तो पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता हमारा इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो इक्विटी थी हमारी, उसकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कैसे हो गई? पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है हम उसको सेव करके रख लें। ठीक है, जिससे कि हम फॉरेन से जितनी भी चीजें आती हैं उन पर क्या कर सकें? उन पर खरीदारी कर सकें। फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर इंक्रीज कम था हमारा, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उस पर इंक्रीज बढ़ गया। कैसे बढ़ा? जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट था हमारा, फॉरेन से जो कैपिटल हम जो मंगवाते थे उस पर जो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो हमारा था सिर्फ 40% शुरुआत में। अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी जब बिगिन हुई थी तो 40% था, जो बढ़कर कितना हो गया? 51% हो गया। और इंडिया की इकोनॉमी चाहती थी कि ये 100% तक पहुंचे। अब 100% तक पहुंचे तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए था? उसको करना चाहिए था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एफडीआई। एफडीआई करना होगा जिससे कि क्या हो सके? उसकी इकोनॉमी में क्या हो? फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो सके। दूसरा आता है हमारा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी किस चीज के लिए? देखो तीन चीजें हैं। सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमारी इंडिया में जितने भी लोग करेंसीज अगर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं तो वो किस पर? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। दूसरा आता है हमारा पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, साथ में साथ डिविडेंड लगता है, उस पर पेमेंट के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं। तीसरा आता है रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। रेमिटेंस का मतलब होता है जो फॉरेन से हमें जो इनकम जो प्राप्त होती है, जब हम वहां पर वर्क करते हैं एज अ वेजेस हमें रेमिटेंस मिलता है, उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज को खरीद सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तीसरा चीज आती है हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी के जरिए क्या हुआ? हमारे जो रिस्ट्रिक्शन थे उससे हम बाहर आ चुके थे। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन से हम बाहर जो आ चुके थे। जो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है जो फॉरेन के साथ उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ चुकी थी। अब चौथा आता है यहाँ पर रिडक्शन इन टैरिफ्स। जो हमारे पास जो टैरिफ्स लग रहे थे, जो हम टैरिफ लगा रहे थे चीजों पर, वो टैरिफ पर अब रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब उन पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो उनमें जो ड्यूटीज होंगी वो उन पर लगाए जाएंगे। जैसे कि हम हाई टैरिफ्स लगाते थे। ठीक है, फॉरेन से जितना भी सामान आता था उस पर हाई टैरिफ लगाते थे। उसका भी एक रीजन था कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए। ठीक है, और जो चीज यहाँ से जाती थी तो उस पर भी हम टैरिफ्स लगाते थे, तो टैरिफ्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पांचवा आता है हमारा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट आइटम हैव बीन विथड्रॉल। जो हमारे पास जो इंपोर्ट आइटम्स थे, मतलब कि जो इंपोर्ट जो बाहर से आ रहे थे, उन पर हम क्या लगा रहे थे? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे ना, कितनी क्वांटिटी में सामान आ रहा है यहाँ से, उसी हिसाब से हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ से खत्म कर दिया गया, जिससे कि बाहर से और ज्यादा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो सके, बाहर से और लोग आकर हमारी कंट्री में सामान बेचें। ठीक है, तो ये था हमारा रोल किसका? ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो ये थी हमारी एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए